अकाउंटेंसी की लाइव क्लास में टाइम खराब हुआ। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। उदारीकरण से शुरुआत करेंगे आज के इस क्लास की। हम लोगों ने ये जाना कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंतर्गत तीन चीजें इंट्रोड्यूस की गई थी, जिन्हें टुगेदर एलपीजी मॉडल कहा गया था। तो तीन चीजें थी, तीन नीतियों के रूप में। पहली नीति थी लिबरलाइजेशन की नीति, दूसरी थी प्राइवेटाइजेशन की और तीसरी थी ग्लोबलाइजेशन की। तो अभी हम सबसे पहले हम जानेंगे उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन। ये लिबरल शब्द से बना है। अगर कोई व्यक्ति उदार है तो वह सामने वाले की किसी छोटी मोटी गलती को बहुत ज्यादा सख्ती के साथ डील नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि जो भी बने बनाए नियम थे सरकारों ने उसमें कुछ ढील दी, ठीक है। और ढील दे करके जो निजी क्षेत्र के यानी कि प्राइवेट सेक्टर के जो भागीदार थे, पार्टिसिपेंट थे, उनको आर्थिक गतिविधियों में और ज्यादा पार्टिसिपेट करने का प्रोत्साहन देकर के आर्थिक गतिविधियों में बढ़ावा देना, ये सरकार की कोशिश थी उदारीकरण के माध्यम से नियमों में ढील देना और विभिन्न प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स को आर्थिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। जो पुरानी नीतियां थी उसमें निजी क्षेत्र के कार्य संचालन पर कई तरह के प्रतिबंध थे। मैंने आपको बताया था कि पहले एलपीक्यू मॉडल था, है ना, लाइसेंसिंग, परमिट और कोटा। इस तरह की ये रिस्ट्रिक्शंस थे एक तरह के। जैसे कोई व्यक्ति कोई काम तभी कर पाएगा जब वह लाइसेंस लेगा। ऐसे ही कोई व्यक्ति प्रोडक्शन तभी शुरू कर पाएगा जब वह परमिशन लेगा प्रोडक्शन शुरू करने की। और उतनी ही मात्रा में प्रोडक्शन कर पाएगा जितने का उसने कोटा लिया होगा। यानी कि मान लिया 1 लाख यूनिट बनाने का अगर कोटा लिया है तो 1 लाख यूनिट ही कर पाएगा। तो दरअसल ये और कुछ नहीं है, ये एलपीक्यू यानी कि लाइसेंसिंग, परमिट और कोटा, ये सब कई तरह के प्रतिबंध थे। प्रतिबंध यानी कि रेस्ट्रिक्शंस। आप रोक लगाते थे, इससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बिना पूछे प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बिना लाइसेंस लिए प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये जो नीतियां थी इन्हें खत्म किया गया लिबरलाइजेशन के अंतर्गत, ठीक है। कुल मिलाकर के कहें तो अत्यधिक ढील दे दी गई, जिससे क्या हुआ, उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट, और फिर जब उत्पादन हो जाएगा तो उसकी बिक्री, इनसे संबंधित जो निजी क्षेत्र था उसने जम करके अपना योगदान दिया आर्थिक क्रियाविधि में। और इसका परिणाम हम लोगों ने देखा कि किस तरह से तेजी से हमारी ग्रोथ रेट आगे बढ़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था की, और हम आगे बढ़ सके। उस समय भी यही कोशिश थी कि उत्पादन में, निवेश में, बिक्री में ये निजी क्षेत्र जो है ये स्वतंत्रता के साथ आर्थिक क्रियाविधि में अपना कंट्रीब्यूशन कर सके, अपना योगदान दे सके, ठीक है। तो कुल मिलाकर के उदारीकरण का एकमात्र लक्ष्य था, अगर एक लाइन में बोलना चाहे, निजी क्षेत्र को बंधन मुक्त करना, यानी कि समस्त रिस्ट्रिक्शन, सारे प्रतिबंधों से मुक्त कर देना। यही इसका ध्येय था। ध्येय माने होता है लक्ष्य या उद्देश्य, और यही उद्देश्य लेकर के जो काम, जो नीति अपनाई गई वह उदारीकरण की नीति यानी कि लिबरलाइजेशन कहलाई। तो ये तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि लक्ष्य क्या था, निजी क्षेत्र को बंधन मुक्त करना। लेकिन इसको थोड़ा सा अगर हम पॉइंट वाइज जानना चाहें तो हम इस तरह से जानेंगे। सबसे पहला उद्देश्य था अर्थव्यवस्था में बिना किसी बाधा के स्टेबिलिटी लाना, स्थायित्व लाना। दूसरा था राजकोषीय सुधारों को लागू करना। ये राजकोषीय सुधार, राजकोष का संबंध होता है जो देश का राजकोष होता है यानी कि फिस्क होता है। राजकोष समझते हैं ना, जहाँ पे राजा का खजाना कोष जमा होता है। Yes, sir. भारत में राजकोष से तात्पर्य है जो भारत का केंद्रीय बैंक है, वही सरकार का बैंकर होता है। और सरकार का जो बैंकर होता है उसी के पास सरकार के जमा पैसे, जो धन है, जो संपत्तियां हैं वो जमा भी होती हैं, और सरकार को आवश्यकता पड़ती है तो उससे उधार भी सरकार लेता है। तो आरबीआई एक केंद्रीय बैंक के नाते सरकार का एक बैंकर है। बैंकर वह व्यक्ति जो किसी को आर्थिक सहायता देता है और उसका अतिरिक्त पैसा जमा भी करता है, उसको बैंकर बोलते हैं, या बैंक भी कह सकते हैं। तो सिर्फ केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार का बैंकर। राजकोषीय सुधारों को लागू करने से तात्पर्य यह था कि हमारे देश में लंबे समय तक घाटे की वित्त व्यवस्था चलती रही थी, और इसका तरीका ये था कि हम अपनी आय से ज्यादा व्यय दिखाते थे हमारे बजट में। तो ये कोशिश की गई कि इस बजट को जो है वह, उसमें घाटा कम किया जाए, ज्यादा घाटा न बढ़ाया जाए। और इसके लिए यही था कि आय के स्रोत बढ़ाए जाएं, विभिन्न प्रकार से स्रोत बढ़ाए जाएं। हालांकि जब आपने
एलपीजी मॉडल लागू किया तो विभिन्न प्रकार के आयात कर, निर्यात करों पे आपने ढील दी। तो फिर यही भी हमारे सामने एक समस्या थी कि जब हम टैक्स घटा रहे हैं तो हम कैसे आय बढ़ा पाएंगे। तो उन्हीं सारी चीजों को राजकोषीय सुधार के अंतर्गत लागू किया गया, जिसके अंतर्गत हमने वह टैक्स कम किए जो आयातों पर लगे थे, निर्यातों पर लगे थे, बिजनेस पे लगे हुए थे, और कुछ अन्य प्रकार के जो टैक्स थे उनको बढ़ाया, जो कहीं ना कहीं ऐसे वर्ग को फायदा दे रहा था जिनको दरअसल उसकी वास्तविकता में आवश्यकता नहीं थी अर्थव्यवस्था के स्थायी उन्नति के लिए, विकास के लिए। तो सरकार ने कुल मिलाकर के लिबरलाइजेशन के माध्यम से जो गैर जरूरी टैक्स थे उनको कंट्रोल किया, इसी को राजकोषीय सुधार बोला गया, ये लागू किया गया। तीसरा पॉइंट ये था कि विकास प्रक्रिया को गतिशील बनाना। देखिए, कोई भी प्रक्रिया हो वो गतिशील तब होती है जब आप उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हो, और विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का तात्पर्य विकास को आगे बढ़ाना। तो अर्थव्यवस्था विकसित हो सके, इसके लिए जो सरकार की नीतियां थी, आर्थिक नीतियां, उनमें यथा आवश्यकता परिवर्तन करना, यही था। तो सरकार की नीतियां अभी मैंने बताई एलपीक्यू की थी, और सरकार ने नीति कौन सी लागू करी? लिबरलाइजेशन की या एलपीजी की। ठीक है, तो एलपीजी की नई नीति लागू करने का एक कदम था उदारीकरण लागू करना, यानी लिबरलाइजेशन। ये तीन उद्देश्य समझ में आए सबको? ये यस तीन सर। लाइनें बच्चों केवल दिखती हैं, लेकिन टॉपिक बड़े हैं। लेकिन बड़े टॉपिक्स को भी थोड़ा सा कम में समझाने की कोशिश सिर्फ कर सकता हूँ। आप एक समझ तभी पाएंगे जब आप इसे पूरा गंभीरता से किताब से पढ़ेंगे और जो बताया जा रहा है इसको सुनेंगे। ठीक है, लेकिन मोटा मोटा तो समझ में आ गया होगा कि अर्थव्यवस्था में बिना किसी बाधा के स्टेबिलिटी लाना। स्टेबिलिटी तब नहीं होती है जब हम किसी एक फाइनेंशियल ईयर में बहुत तेजी से आगे बढ़े और अगले में हमारी ग्रोथ रेट एकदम घट जाए। तो ये स्थायित्व की कमी है। स्थायित्व लाना मतलब हम अपनी पेस बना के चल पाए। ठीक है, राजकोषीय सुधार से तात्पर्य यही था कि अनावश्यक टैक्स को कम करना, जरूरी टैक्स को लगाना, यानी कि अर्थव्यवस्था को हम जिस दिशा में जैसे ले जाना चाहते हो वैसे ही ले जा सकें, और कुल मिला के विकास की प्रक्रिया को गतिशील बनाना। इसके लिए जो हमारी अर्थव्यवस्था के विकास को रोकने वाली नीतियां थी वो खत्म करना, एलपीक्यू जैसे, और नई नीतियों को लागू करना जैसे कि एलपीजी। ठीक है, इसके अलावा अब हम यह भी जानेंगे कि और क्या क्या लक्ष्य हो सकते थे एलपीजी के। तो उसके अंतर्गत चौथा पॉइंट है प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता उत्पन्न करना। देखिए, प्रतिस्पर्धा क्षमता का मतलब होता है कि 1990 तक हमारे देश में, आजादी के बाद से 1990 तक, हम सभी ने, यानी कि हमारे देश की सरकारों ने, जो भी सरकारें बनी, उन्होंने डोमेस्टिक प्रोटेक्शन यानी कि घरेलू संरक्षण की नीति अपनाई। यानी कि हमारे जो घरेलू उत्पादक कंपनियां थी उनको अंतरराष्ट्रीय कंपटीशन से, प्रतिस्पर्धा से बचा के रखा गया, ये मानते हुए कि उनके पास बड़ी पूंजी है, उनके पास नई टेक्नोलॉजी है, बड़ी हाई क्वालिटी मशीनें हैं, उनके प्रोडक्ट से हमारे प्रोडक्ट कहीं ऐसा ना हो कि प्रतियोगिता में पिछड़ जाए। तो उन्हें हम विदेशी कंपनियों को, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को भारतीय कंपनियों के कंपटीशन में ही हम नहीं लाने देना चाहते थे, और यही हमने 1990 तक किया। लेकिन 1991 में ये कहा गया कि नहीं, अब और ज्यादा छिपके नहीं बैठेंगे, भारतीय कंपनियों के प्रोडक्ट्स को हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक ले जाएंगे, और हम इनमें प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता उत्पन्न करेंगे, यानी कॉम्पिटिटिव कैपेसिटी उत्पन्न करेंगे। और उसके लिए जरूरी जो भी कार्यकुशलता चाहिए थी वो कार्यकुशलता में वृद्धि की गई, इकोनॉमिक इफिशिएंसी में वृद्धि की गई, औद्योगिक उत्पादन, उनमें जहां जहां प्रोडक्ट्स में अगर हमें कोई तकनीकी की आवश्यकता थी तो सरकार ने वो तकनीकी का सपोर्ट किया, जहां जहां प्रबंध की क्षमता की आवश्यकता थी वहां प्रबंध की कुशलता सरकार ने दी, तकनीकी मार्गदर्शन दिया। कुल मिलाकर के हर तरह से सपोर्ट करके जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उनमें कॉम्पिटिटिव कैपेसिटी उत्पन्न करना, यह भी लक्ष्य रखा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, यस सर। लिबरलाइजेशन से हमने जो हमारी घरेलू कंपनियां थी उनमें लाइसेंसिंग, परमिट, कोटा, इस तरह की चीजें खत्म करी, विभिन्न प्रकार के टैक्सेस कम किए, सरकार ने टैक्स सब्सिडीज बढ़ा दी ताकि हम कॉम्पिटिटिव एज में आ सके, मल्टीनेशनल कंपनीज के मुकाबला कर सके।
ठीक है। पांचवा जो लक्ष्य था, उद्देश्य था लिबरलाइजेशन इंट्रोड्यूस करने का, वह था कि विदेशी निवेश और विदेशी प्रौद्योगिकी, जब हम विदेशी व्यापार के लिए अर्थव्यवस्था को हमने खोल दिया ग्लोबलाइजेशन के जरिए, तो लिबरलाइजेशन का उद्देश्य यह रखा गया, ग्लोबलाइजेशन से विदेशी निवेश तो होने लगा, और जब विदेशी निवेश होगा तो विदेशी प्रौद्योगिकी यानी कि फॉरेन टेक्नोलॉजी भी आएगी, तो उसका हम कुशल प्रयोग कर सके और उसे और अधिक भारत में आमंत्रित करें। किसे? विदेशी निवेश को और विदेशी प्रौद्योगिकी को। हम बहुत ज्यादा उन्हें तभी आमंत्रित कर पाते जब हमने अपने यहाँ विभिन्न प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस को खत्म करके विभिन्न प्रकार की छूट दी और उनका वेलकम किया। इसी को अभी मैंने बताया था लास्ट टाइम जो क्लास हुई थी, मैंने बोला था कि इसको बोला गया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो आप हमारे यहाँ आइए, विदेशी कंपनियों को ये कहा गया कि आप हमारे यहाँ आइए और हम आपको बिजनेस करने की ढेर सारी सहूलियत देंगे, आपको हर वो सुविधा प्रदान की जाएगी सस्ते जो है मूल्य पर, जो आपको आपके देश में मिल पाती और उससे बेहतर रेट्स पे हम देंगे। जैसे हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे थे तो हमारे यहाँ मजदूरी सस्ती थी, हमारे यहाँ जमीन सस्ती है, हमारे यहाँ बिजली पावर का सरकार ने कहा कि आप आइए हम सब्सिडाइज रेट पे उपलब्ध करेंगे। तो इस तरह से विदेशी निवेश को और विदेशी प्रौद्योगिकी को भारत में अधिक आमंत्रित किया गया। ठीक है। छठा पॉइंट, सार्वजनिक उपक्रमों के कार्य निष्पादन को सुधारना। कार्य निष्पादन यानी कि वर्क परफॉर्मेंस। जो भी सार्वजनिक उपक्रम थे यानी कि सरकारी कंपनियां जो घाटे में चल रही थी, उनके कार्य निष्पादन को सुधारना। ऐसा करने का तात्पर्य यह था कि उनको लाभ में लेके आना जो भी घाटे में चल रही थी, वो तभी हो पाएगा जब उनका कार्य निष्पादन जो है वो सुधार लिया जाएगा। सातवां पॉइंट, विदेशी क्षेत्र की कार्य प्रणाली सुधारना तथा आधुनिकीकृत करना। सॉरी, वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र से तात्पर्य होता है फाइनेंशियल सेक्टर, जिसमें बैंकिंग और नॉन बैंकिंग दोनों प्रकार के संस्थाएं आती हैं। बैंकिंग संस्थाएं आप लोग जानते हैं सारी बैंक, और नॉन बैंकिंग में आते हैं जैसे LIC है, जैसे विभिन्न प्रकार के म्यूचुअल फंड है। ठीक है। वो सारी कंपनियां जो कि वित्त में लेन देन करती हैं लेकिन बैंक नहीं, वह सब गैर वित्तीय संस्थान कहलाते हैं, नॉन बैंकिंग। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, NBFC उन्हें बोलते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कारपोरेशंस, और जो फाइनेंशियल कारपोरेशन है उसमें बैंक वगैरह आते हैं। तो इन दोनों को मिला करके वित्तीय क्षेत्र बनता है। इनकी कार्य प्रणाली को सुधारना और जो परंपरागत तरीके थे उनकी जगह पे आधुनिकीकृत यानी मॉडर्नाइज्ड तरीके अपनाना। आर्थिक भार गरीब वर्ग पर नहीं डाला जाता। ये तय किया गया कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को कुछ इस तरह से कट करेंगे, कम करेंगे, और डायरेक्ट टैक्स लगाएंगे, जैसे इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, ये सब लगाए जाएंगे। इनडायरेक्ट टैक्स कम करके गरीब वर्ग पर जो है भार को कम करने की कोशिश की गई। इनडायरेक्ट टैक्स बच्चे जो लगते हैं वो दरअसल गरीब वर्ग को भी देना पड़ता है। जैसे जो प्रोडक्ट आप देखते हैं बनते हैं उनमें जब एक्साइज लगता है, कस्टम लगता है, तो फाइनली उसे कौन पे करता है? कस्टमर पे करता है, कंज्यूमर पे करता है, और कंज्यूमर तो वह लोग भी हैं जो बहुत गरीब हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करने की नीति इसके अंतर्गत रखी गई, हालांकि वो बहुत कामयाब नहीं हुई। अभी भी डायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज्यादा है, लेकिन कोशिश ये की गई थी कि टैक्स कम किए गए, उस समय कम किए भी गए थे। ठीक है। रोजगार के अवसरों में तीव्र वृद्धि करना। जब इतना सब कुछ हो रहा होगा, विदेशी व्यापार बढ़ेगा, विदेशी विनियोग बढ़ेगा देश के भीतर, तो नए नए औद्योगिक केंद्र स्थापित होंगे, नए नए औद्योगिक केंद्र बनेंगे, औद्योगिक इकाइयां स्थापित होंगी और रोजगार के अवसर अपने आप तेजी से बढ़ ही जाएंगे। पॉइंट नंबर 9 रखा गया था एक उद्देश्य लिबरलाइजेशन का, कि अवसरों में, रोजगार के अवसरों में तीव्र वृद्धि हो जाए। और 10वां था अर्थव्यवस्था को बजट के घाटे से निकालने के लिए उचित उपाय करना। मैं अभी बता रहा था कि हमारा बजट घाटे में बनता है, यानी कि हमारी आय कम होती है और हमारे खर्चे ज्यादा होते हैं। इससे निकालने की स्थिति करना, यानी कि सरकार के आय के स्रोत बढ़ाना। ये नहीं था कि खर्चे कम कर देना, सरकार जितने खर्चे करती है उतना ही देश के लोगों के लिए कल्याणकारी होता है। खर्चे तो जितने हैं उतने बढ़ाना ही, और लेकिन आय के स्रोत बढ़ा लेना, ताकि सरकार का बजट जो है घाटे के बजट से सरप्लस का बजट बन सके। हालांकि सरप्लस का बजट किसी भी दुनिया में कोई भी ऐसी विकासशील अर्थव्यवस्था नहीं है जो कि सरप्लस का बजट बनाती है। सरप्लस का बजट तो विकसित कंट्रीज भी बनाने से बचते हैं, लेकिन विकासशील देश जैसे भारत है, साउथ अफ्रीका है, आसपास के जितने भी हैं, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, ये सब के बजट घाटे के बनते हैं। लेकिन घाटा
जितना है उतना कम किया जाए, उसकी अमाउंट को कम किया जाए, उसके प्रतिशत को कम किया जाए। ठीक है, तो ये तो उद्देश्य रखे गए थे। लिबरलाइजेशन क्या है, उसके उद्देश्य क्या थे, ये तो हम जाने। सरकार ने कोशिश क्या की थी यही सारे उद्देश्य पाने के लिए। तो उस समय हम जानते हैं कि जो आर्थिक सुधार किए गए उसमें महत्वपूर्ण सुधारों में एक सुधार था कर सुधार, टैक्सेशन जो थे वो सुधारे गए। विदेशी विनिमय बाजार जो था उसमें तरह तरह के रिस्ट्रिक्शंस थे, उनको सुधार किया गया। उनमें व्यापार और निवेश के क्षेत्र जो थे इनमें भी सुधार की आवश्यकता पड़ी। कैसे सुधार किया गया, क्या किया गया, आइए जानते हैं। औद्योगिक क्षेत्र का विनियमीकरण किया गया। विनियमीकरण से तात्पर्य होता है रेगुलराइजेशन, यानी कि हम डूज और डोंट्स तय कर दें, रूल्स और जितने भी रेगुलेशन है उन्हें तय कर दें, और ये बता दें कि भाई ये आपसे अपेक्षा है कि आप, ठीक है। जब पहले से लोगों को सब कुछ पता होता है तो उनसे गलती की संभावनाएं कम हो जाती। तो सरकार ने इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था भारत में उसका रेगुलराइजेशन किया। और रेगुलर जब उसे किया तो उसने क्या क्या किया, सबसे पहले लाइसेंस व्यवस्था खत्म कर दी। ठीक है, प्रारंभ में अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायन, औद्योगिक विस्फोट और विस्फोटक और इलेक्ट्रॉनिकी, विमान और औषधि, ये 6 क्षेत्र थे। इनको छोड़ करके बाकी सब में बिना किसी लाइसेंस के उत्पादन करने की अनुमति दे दी गई। ठीक है, दूसरी बात, औद्योगिक क्षेत्र में निजी उद्यमियों की प्रवेश की अनुमति मिली। तमाम तरह के उद्योग पहले ऐसे थे जिनमें सरकार ही प्रोडक्शन करती थी, लेकिन केवल 3 उद्योग सरकार ने अपने पास रखे। एक तो प्रतिरक्षा उपकरण, यानी कि जो डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं, औजार वगैरह, हथियार, बम, मिसाइलें वगैरह। दूसरा परमाणु ऊर्जा का उत्पादन, और तीसरी जो चीज थी वो थी रेल परिवहन। ये सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अपने पास रखा है। इसके अलावा कृतिका माइक ऑफ कर लीजिए। इसके अलावा बाकी सारे के सारे सेक्टर खोल दिए गए फुल्ली। इसके लिए इंडस्ट्रियल जो प्राइवेट सेक्टर के जो प्लेयर्स थे, इंडस्ट्रीज थे, उनके लिए। मतलब भारतवर्ष में इतने सारी इंडस्ट्रीज हैं, उनमें केवल 3 पे सरकार का एकाधिकार रहा, प्रतिरक्षा उपकरण, परमाणु ऊर्जा और रेल परिवहन। लेकिन अब मैं आपको बताऊं वर्तमान में, हालांकि हम पढ़ रहे हैं 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए वर्तमान में प्रतिरक्षा उपकरण जो है इसमें भी प्राइवेट सेक्टर को आमंत्रित कर लिया गया है एक निश्चित प्रतिशत तक। परमाणु ऊर्जा में भी जो परमाणु बम है उसको छोड़ करके जो परमाणु ऊर्जा ऐसी है जो कि बिजली के उत्पादन से संबंधित है, इसमें भी निजी सेक्टर को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा रेल परिवहन में आप देख सकते हैं, मेट्रो एक उदाहरण है कि मेट्रो भी तो रेल है, लेकिन मेट्रो में निजी सेक्टर को मौका दिया गया है। तो 100% सरकार के पास अब कुछ भी नहीं बचा, अगर समझे आप। लेकिन ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जो अभी पूरी तरह से रेगुलेटेड है। ऐसा नहीं है कि इसमें निजी सेक्टर को पूरी छूट दे दी गई। बाकी के सारे सेक्टर जो है उसमें निजी सेक्टर आ सकता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। तो उस समय ये 3 सेक्टर सरकार ने अपने पास रखे हुए थे। बाकी सारे सेक्टर्स में निजी उद्यमियों को, निजी यानी प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर्स थे, उनको प्रवेश की अनुमति दे दी गई। ठीक है, तीसरा जो इसमें सरकार ने कदम उठाया वो क्या था, उद्यमियों को उत्पादन के लिए छूट। देखिए, जो उद्यमी थे जो उत्पादन करेंगे तो उन्हें पहले ये था कि लाइसेंस दे दिया गया, फिर उसके बाद में आप जो है परमिशन लीजिए, फिर उसके बाद में कितना कोटा चाहिए ये भी तय कीजिए। ये सब खत्म कर दिया गया। उत्पादन की खुली छूट है, बगैर किसी लाइसेंस के, बगैर किसी परमिशन के और बिना किसी कोटे के। अब आप जी भर के जितना चाहें, जितना आपके बिजनेस को आप बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाएं। ठीक है, मोटा मोटा मैंने आपको बताया है, इसे आपको पढ़ना रहेगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगी तो पूछेंगे। कुछ और जो कदम सरकार ने उठाए थे वो था, एक सबसे महत्वपूर्ण एक एक्ट आया था, MRTP एक्ट। उसमें संशोधन कुछ किया गया। MRTP में संशोधन क्या किए गए आइए जानते हैं। जस्ट मिनट। इसमें जो कोशिश की गई थी MRTP में कि जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो विस्तार कर सके, इसके लिए एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रवृत्तियां, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब मोनोपोली अलग है बच्चों इसमें, और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस अलग है। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब होता है
ऐसी ट्रेड प्रैक्टिसेस यानी व्यापार की प्रवृत्तियां या लोग जो व्यापारी जो प्रैक्टिस करते दिखते हैं जो रेस्ट्रिक्टिव है यानी प्रतिबंधकारी, सरकार ने जिन पे प्रतिबंध लग रखा है। इनमें क्या आता है, जैसे आप किसी बिजनेस से कंपटीशन करें ये ठीक है, लेकिन इसके लिए आप खुद के बिजनेस को इम्प्रूव करें, ना कि दूसरे के बिजनेस को खत्म कर दें। तो किसी षड्यंत्र के अंतर्गत किसी बिजनेस को घाटा पहुंचाना, उसमें आग लगा देना या उनका कोई नुकसान करने की कोशिश करना, ये गलत है। इस पे रेस्ट्रिक्शंस है। इसके अलावा खुद के बिजनेस को आप बढ़ाइए, दूसरे के बिजनेस को नुकसान मत पहुंचाइए। तीसरी बात है कि जो आप बेच रहे हैं वो वही चीज हो, उसमें कोई चीटिंग ना करें, कोई धोखा ना करें, माल में मिलावट ना करें, माल में गठतोली ना करें। ये सब रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंतर्गत आती हैं। मोनोपोलिस का मतलब होता है सरकार ये नहीं चाहती किसी सेक्टर में किसी एक कंपनी विशेष का एकाधिकार है, क्योंकि जब किसी का एकाधिकार हो जाता है तो फिर वह उसका दुरुपयोग करना शुरू करता है, रेट्स बढ़ा देता है, कभी कभी आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करके लोग ज्यादा रेट देने के लिए मजबूर हो जाते हैं, फिर उन्हें वो बेचता है। इस तरह की मोनोपोलीज की स्थितियां ना बने, इसके लिए सरकार ने ये एक एक्ट लागू किया था, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। लेकिन इसमें कुछ ऐसे प्रावधान थे जो इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा रोकते थे, उन्हें बिजनेस करने में बाधा के तौर पे थे। तो सरकार ने जितना उस समय लगा 1991 में लिबरलाइजेशन के लिए कि ये कुछ सुधार करने पड़ेंगे इस एक्ट में, क्योंकि ये बिजनेसेस को आगे बढ़ने से रोकते हैं, वह सारे संशोधन उन्होंने किए। इसका फायदा यह हुआ कि जो बड़े उद्योग थे वह इस सीमा से बाहर हो गए कि वे बिना किसी अनुमति के अपनी क्षमता के अनुसार विस्तार के साथ औद्योगिक कार्यों का विविधीकरण और नई परियोजनाएं वह शुरू कर सकेंगे। पहले उन्हें उन पे इस तरह के कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे थे जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी। कुछ सेक्टर ऐसे थे जिसमें बहुत बड़ी कंपनियों को प्रवेश नहीं दिया गया था। उस उन्हें ये लगता था, सरकार को ये लगता था कि इससे जो छोटी छोटी कंपनियां, जो छोटे छोटे उद्योग चल रहे हैं, बड़े इंडस्ट्रीज अगर आ जाएंगी तो ये छोटी इंडस्ट्रीज खत्म हो जाएंगी। तो जैसे होता है ना कि बड़ी मछली को किसी तालाब में घुसने ना दो, कहीं वो छोटी छोटी मछलियों को खा ना जाए, इसलिए। लेकिन एमआरटीपी में ये जो संशोधन किए गए तो इसके अंतर्गत ये व्यवस्था दी गई कि अब बड़े लोग भी आ सके, बस उस मछली पे निगाह रखी गई बकायदा कि ये मछली अगर खाने की कोशिश करे तो इसको ठीक कर दिया जाए। ये जरूर हुआ, लेकिन उसे उस तालाब में आने की अनुमति दे दी गई। ये कुछ एमआरटीपी एक्ट में संशोधन किए गए थे। ठीक है, तो ये तो आपने जाने कि औद्योगिक क्षेत्र का जो रेगुलराइजेशन हुआ उसमें ये सुधार किए गए। और क्या क्या प्रयास किए सरकार ने, आइए उन्हें जानते हैं। आगे जाने इससे पहले अगर किसी को कुछ पूछना हो, जो भी इतना डिस्कस किया है कि औद्योगिक क्षेत्र जो था उसका जो रेगुलेशन किया था सरकार ने, उसके अंतर्गत लाइसेंस व्यवस्था की जो समाप्ति की, औद्योगिक क्षेत्र में निजी उद्यमियों को प्रवेश की अनुमति दे दी गई, उद्यमियों को उत्पादन के लिए छूट दे दी गई, साथ ही साथ एमआरटीपी एक्ट में कुछ सुधार किए गए। इनमें कोई डाउट है किसी बच्चे को, समझ में आ रहा है? यस सर। कुछ पूछना है किसी को, आगे बढ़े? यस सर। चलिए, अगला है सरकार ने जो अगला कदम उठाया था वह था व्यापार और निवेश नीति में सुधार। व्यापार की नीतियां और जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज थी उनमें सरकार ने जो सुधार किए थे वो क्या क्या थे, आइए हम जानते हैं। सरकार ने क्या किया कि सरकार ने तकनीक और विधियों में सुधार किया। तकनीक और विधियों में जब सुधार किया तो इससे क्या हुआ कि प्रतियोगिता में इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को इंटरनेशनल जो कंपटीशन था उसमें टिके रहने में सहायता मिली। देखिए, आपके उत्पादन की तकनीक पहले ऐसी नहीं थी कि आपके प्रोडक्ट की फिनिशिंग बहुत अच्छी हो पाए। जब आपने तकनीक सुधार ली तो आपके प्रोडक्ट्स की फिनिशिंग अच्छी हो गई। विधियां जब आपने सुधार ली तो आपका उत्पादन बढ़ गया। तो इससे कंपटीशन में टिके रहने में थोड़ी सी सहायता मिली, ऐसा माना जाता है। और कुछ परिस्थितियां भी बदली जो आपकी नीतियों के बदलने से बदल गई थी। इससे भी जो हमारा भारत का उद्योग था, उद्योग जगत था, उसको भी इस तरह के कंपटीशन का सामना करने में लगा कि वह सक्षम हो गया है। ठीक है, एक और सरकार ने काम किया था, आंतरिक उद्योगों के संरक्षण के लिए आयात के परिमाण को सीमित रखने की नीति अपनाई गई। आयातों पे जो टैक्स लगते थे उन्हें तो कम कर दिया गया था, लेकिन ये जरूर तय कर दिया गया कि आप कितना आयात कर पाओगे। आयात पे लिमिटेशन लगा दी गई। आयात के परिमाण को सीमित रखना, परिमाण माने होता है मात्रा,
क्वांटिटी। तो इंपोर्ट क्वांटिटी किसी भी प्रोडक्ट की कितनी होगी, सरकार इस पे जरूर एक वॉच बनाए हुए थी और उसमें उन्होंने एक सीलिंग लगा दी थी, यानी कि आप इतना खरीद पाएंगे, इससे ज्यादा मात्रा में इस प्रोडक्ट का भारतवर्ष में आयात नहीं होगा। ठीक है। उच्च प्रशुल्कों की दरों में वृद्धि की गई, आयात को हतोत्साहित करने की कोशिश थी सरकार की और निर्यात को बढ़ावा देने की कोशिश थी। तो प्रशुल्क माने टैरिफ होता है, एक तरह का टैक्स ही है ये, जिन्हें प्रशुल्क कहा जाता है, टैरिफ बोलते हैं इसे। ये टैक्स होता है, एक तरह का कर होता है। तो जो आयात हो रहा था उनपे हाई टैरिफ्स लगाए गए, यानी कि उच्च रेट से, उच्च दर से टैक्स लगाए गए। निर्यात और विनिर्माण उद्योग जो था, इन पे जो उस समय प्रतिबंध लगे हुए थे उनको समाप्त कर दिया गया। ठीक है। प्रशुल्क दरों में कटौती की गई निर्यात के लिए, आयात पे प्रशुल्क बढ़ाए गए, निर्यात पे प्रशुल्क दरों में कटौती की गई। आयात लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई। ये जरूर था कि आयात के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं रही, आयात के लिए लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई, लेकिन उस पर एक लिमिट लगा दी गई। और जो निर्यात कर रहे थे लोग, उन पे तो उन्हें टैक्स भी कम कर दिए और उन्हें सारे प्रतिबंधों से भी मुक्त कर दिया कि आप कितना निर्यात कर सकेंगे। निर्यात आप जी भर के कर लीजिए, लेकिन आयात आप उतना ही कर पाएंगे जितना सरकार चाहेगी। तो एक तो कुछ ये सुधार किए गए व्यापार से संबंधित, ये विदेशी व्यापार से संबंधित कुछ नीतियों में परिवर्तन थे। इसके अलावा अप्रैल 2001 में कृषि पदार्थों और औद्योगिक उपभोक्ता पदार्थों के आयात को, जो मात्रात्मक प्रतिबंध लगे हुए थे 1991 में, इन्हें 2001 में खत्म कर दिया गया। आयात अब आप जितना चाहे उतना 2001 की इस संशोधन से कर सकते थे। ठीक है। आयातों पे प्रतिबंधात्मक तो छूट दे दी गई, लेकिन जो टैरिफ्स थे उन्हें एज इट इज रखा गया। कुछ टैरिफ्स बढ़ा दिए गए, कुछ कंट्रोल भी किए गए, कुछ कम भी किए गए। लेकिन जो निर्यातक जो लोग थे, तो जो निर्यात शुल्क लगता था, एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगती थी, वह खत्म कर दी गई 2001 में पूरी तरह से। ठीक है। हानिकारक और पर्यावरण संबंधी जो उद्योग थे उनको अगर छोड़ दें तो उसके अलावा सभी वस्तुओं पर लाइसेंस की व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त कर दी गई। अगर आप व्यापार में थे तो लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी, केवल जो पर्यावरण संबंधी उद्योग थे उनको छोड़ दिया जाएगा, तो बाकी सब में लाइसेंस खत्म कर दिए गए। इतना ही नहीं, भारतीय वस्तुओं की अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा बढ़ सके, प्रतिस्पर्धा की शक्ति बढ़ सके, इसके लिए निर्यात शुल्क जो था वह पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? सर चलिए, कर व्यवस्था में सुधार किए गए। आप लगातार देख ही रहे हैं कि सरकार ने टैरिफ जो थे आयात निर्यात के, उनमें तो सुधार किए ही, जो सामान्य कर व्यवस्था थी जो देश के निवासियों पर लगती थी, उनमें भी सुधार किया गया। ये जो हमारी राजकोषीय नीतियां होती हैं, इसमें टैक्सेशन पॉलिसी अहम होती है। तो सरकार ने क्या किया, प्रत्यक्ष कर और निगम कर। प्रत्यक्ष कर जो होता है डायरेक्ट टैक्स, इसमें इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स वगैरह आती है, ये देश के सिटीजन्स पे लगते हैं। निगम कर लगते हैं कंपनियों की जो इनकम होती है, कंपनियां जो प्रॉफिट या जो कहीं जो प्रॉफिट कमाती हैं उस पर कारपोरेट टैक्स उन्हें देना होता है। तो इन दोनों में काफी कमी की गई। ठीक है, इससे लोगों को बढ़ावा मिला, लोगों को क्या, उनकी बचत को बढ़ावा मिला। ठीक है। और जब कर की दर कम हो गई तो लोग आसानी से कर चुकाने में सक्षम हुए, और इसलिए लोग ज्यादा ज्यादा मात्रा में टैक्स की जो है क्या बोलते हैं दायरे में आए। पहले लोग जब ज्यादा टैक्स की रेट थी तो चोरी करते थे टैक्स की, वो इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं करते थे। लेकिन जब सरकार ने रेट्स घटा दी तो बड़ी मात्रा में लोगों ने टैक्स के लिए खुद को रिटर्न फाइल करने शुरू कर दिए। इससे टैक्स की पर कैंडिडेट तो रेट घटी, लेकिन चूंकि कैंडिडेट्स बढ़ गए टैक्स स्लैब में, वो सारे लोग आ गए जो उससे पहले नहीं आते थे, तो सरकार की आय में वृद्धि भी देखी गई। अप्रत्यक्ष करों में भी तमाम तरह के सुधार किए गए, खासतौर से जो वस्तु और सेवाओं के ऊपर जो टैक्स लगते थे उनमें सुधार किए गए। बाद में आप जानते हैं 2017 में कमाल हो गया कि सरकार ने, कुछ ही देश हैं पूरी दुनिया में जिन्होंने जीएसटी लागू किया है। जीएसटी लागू करने के बाद अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा प्रभाव भी पड़ता था उस समय के लिए, लेकिन सरकार ने ये रिस्क लिया और सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म इनडायरेक्ट टैक्स का सरकार ने 2017 में भारतवर्ष में लागू कर दिया गया। एक टैक्स एक राष्ट्र एक टैक्स की नीति इसमें अपनाई गई और इसने हमारी अर्थव्यवस्था में काफी कुछ सुधार किए, काफी कुछ सहायता प्रदान की। ठीक है।
अगर हम जानना चाहें कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, तो उनका मोटा मोटा यहाँ पे एक खाका दिया गया है। प्रत्यक्ष कर वह कर होते हैं जिस व्यक्ति से सरकार लेती है उसी पर लगाए जाते हैं। ठीक है, इसमें मुख्यतः वह कर आते हैं जिनमें केंद्र सरकार जो लगाती है वह लगाती है निगम कर, व्यक्तिगत कर यानी कि पर्सनल टैक्स, उपहार कर, व्यय कर, संपत्ति कर, ब्याज कर। राज्य सरकारें जो टैक्स लगाती हैं प्रत्यक्ष करों में वह है भू राजस्व, होटल प्राप्तियों पर कर, व्यवसाय कर, रोजगार पथ पर कर, रोजगार पर कर और पथ पर कर। इन्हें पथ कर यानी कि रोड टैक्स बोलते हैं। जब आप जाते हैं गाड़ी वगैरह से तो टोल टैक्स देते हैं, ये वही है पथ कर। कृषि आय पर कर, संपत्तियों पर कर वगैरह। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर वह होते हैं जिन व्यक्ति से वह वसूल किए जाते हैं, दरअसल बोझ उस पर नहीं पड़ता। जैसे जब कोई वस्तु आप खरीदते हैं तो उसमें उसके मूल्य में एमआरपी में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, तो उसमें विभिन्न प्रकार के टैक्स होते हैं जो कस्टमर पे करता है, लेकिन सरकार उसे वसूल करती है उत्पादक से। जो भी व्यक्ति उत्पादन कर रहा होता है सरकार उसी से वह टैक्स वसूल लेती है, लेकिन वह व्यक्ति अपनी कास्ट में उन टैक्स को भी मिला देता है और फिर मूल्य उससे कस्टमर से वसूल करता है, तो इन्हें इनडायरेक्ट टैक्स। जो केंद्र सरकार इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है उनकी सूची यहाँ दी गई है और राज्य सरकार की सूची यहाँ है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। विदेशी विनिमय में भी सरकार ने कुछ सुधार किए थे, इसे भी जान लेते हैं फटाफट जल्दी से। हाँ सर, हाँ बेटा, सट्टेबाजी कर क्या होता है? सट्टेबाजी बेटा होता सट्टेबाजी है, हाँ मैं बताता हूँ। सट्टा वो होता है कि जैसे हमें कोई भी वस्तु है जिसका भविष्य में मूल्य क्या है हमें कुछ पक्का नहीं पता है, लेकिन हम अनुमान लगाते हैं और मूल्य में आपने जो वर्तमान मूल्य है भविष्य में आपने समझा कि उसका मूल्य बढ़ जाएगा। अगर भविष्य में मूल्य बढ़ गया तो आपको लाभ हो गया, अगर भविष्य में मूल्य घट गया तो आपका नुकसान हो गया। जब आप ऐसी कोई वस्तु आज खरीदते हैं या उस पर कोई बेटिंग करते हैं जिसमें किसी वस्तु के मूल्य से संबंधित बेटिंग होती है या किसी अनिश्चित घटना के घटने की बेटिंग होती है, उसको सट्टा बोलते हैं। ठीक है, ये सट्टा जो होता है ये हमारे यहाँ जो स्टॉक मार्केट है उसमें बहुत होता है। जैसे किसी शेयर का मूल्य घटेगा या बढ़ेगा ये अपना अपना अनुमान है, किसी व्यक्ति को लगता है कि इसका मूल्य बढ़ेगा और किसी को लगता है इसका मूल्य घटेगा। तो जिसे लगता है कि इसका मूल्य बढ़ेगा वह उस शेयर को खरीदता है, और जिसे लगता है कि इसका मूल्य घट जाने वाला है वह अपने दिमाग पे भरोसा करके उसे बेच देता है। तो जिसको लगा था कि मूल्य बढ़ेगा, अगर मूल्य बढ़ गया तो उसका लाभ हुआ, अगर मूल्य घट गया तो उसका नुकसान हुआ। ये सट्टा है बेसिकली, स्पेकुलेशन। इससे जो आप अर्निंग करते हैं इसका टैक्स जब लगता है तो उसी को सट्टाबाजी कर बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जब शेयर बाजार की आपको पूरी नॉलेज है और आप उसमें विनियोग की के उद्देश्य से जब आप शेयर खरीदते हैं तो उसे सट्टा नहीं बोलते हैं, उसे निवेश ही बोलेंगे। लेकिन जब आप इसलिए शेयर खरीद रहे हैं कि अगर इसका मूल्य बढ़ गया तो हम इसे बेच करके लाभ कमा लेंगे, तो इसी को शेयर बाजार में सट्टा बोलते हैं। ये लीगल है भारत में, इलीगल नहीं है, तो सरकार भी इसमें टैक्स लगाती है। ठीक है, और कोई कर वगैरह पूछना है इसमें किसी को? नो सर। सर एक और है इसमें उपहार कर, ये कौन सा कर होता है सर? उपहार कर ये होता है कि जैसे आपको कोई अगर उपहार में मान लिया आप मान लेते हैं कि कोई बच्ची है, कोई बेटी है, उसकी शादी हो गई और पिता ने उसको उपहार में एक कार दे दी, तो आपको जो उपहार मिलेगा उस कार पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, कोई आपके परिजन विदेश में रहते हैं, वहां से उन्होंने उपहार में आपको एक मकान खरीद दिया आपके देश में उपहार में, तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। उपहार पे ऐसा नहीं कि आप कहें कि ये तो हमारी इनकम नहीं, जैसे इनकम टैक्स लगता है, वेल्थ टैक्स लगता है, तो आप कहेंगे कि ये तो हमें उपहार में मिला, हमारी इनकम तो है नहीं, हम इस पर टैक्स नहीं दे सकते हैं, हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो जिस व्यक्ति ने आपको वह उपहार दिया है उससे पहले ही कह दीजिए कि भाई इस पे टैक्स हमें देना पड़ेगा, इसकी भी व्यवस्था कर दीजिए हमारे लिए। ठीक है, यानी जब भी आपको किसी व्यक्ति से कोई उपहार मिलता है तो उस पर टैक्स, ये वही उपहार कर। ठीक है, ओके सर। यस सर। तो चलो फिलहाल बच्चों इतना ही, अब आपके आगे के क्लासेस में विदेशी विनिमय में जो सुधार सरकार ने किए थे उसमें क्या किया था इसे हम कल जाएंगे, आज के लिए। ठीक है, हो सके Okay, तो sir. आगे की प्री रीडिंग कर लीजिए इन टॉपिक्स की। कुछ कंपनियां हैं जो भारत में सरकारी कंपनियां रही हैं, पब्लिक कंपनियां रही हैं, उनमें अलग अलग उनकी रैंकिंग की जाती है, जिसमें महारत्न,
नवरत्न, लघुरत्न जैसे उपाधियां दी जाती हैं, टैग दिए जाते हैं, कैटेगरीज तय की जाती हैं। तो थोड़ा सा पढ़िए, जानिए कि कौन कौन सी कंपनियां भारत में सरकारी कंपनियां हैं, उनके नाम क्या हैं और कौन कौन सी कंपनियां किस कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, थोड़ा सा पढ़िए, रीडिंग कीजिए, और जो ना समझ में आए वो कल की लाइव क्लास में प्रारंभ में पहले पूछ लीजिए और फिर उसके बाद में आगे की चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। कल ओके बचे सर। हुए टॉपिक और निजीकरण हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आस्किंग सम क्वेश्चंस आल्सो। ओके बच्चों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। Have a nice day, sir. थैंक यू, सेम टू यू।